दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे डिक्लेयर कर चुका है कि वह 15 तारीख से एग्ज़ाम लेने वाला है। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 एमसीक्यू की श्रृंखला लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया था। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को शामिल किया है। इसमें हमने साइंस को शामिल नहीं किया है। साइंस की जो आपकी श्रृंखला है 1000 क्वेश्चंस की, वो मैं सेपरेट अलग से लाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल सीरियस होके इन सारे क्वेश्चंस को करिए, और अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसमें से। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 26 क्वेश्चन है हमारा। देखिए, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हम पहले पार्ट में देख चुके हैं, तो ये पार्ट उसी के आगे है। हम टोटल 1000 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से 26 क्वेश्चन है हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऑप्शन है हमारे पास मोरक्को, फ्रांस, तुर्की या मध्य एशिया। तो इसका राइट आंसर है, जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था। यात्रियों से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे आपका फाहियान, फाहियान चीन से आया था। उसके बाद हुएनसांग और इत्सिंग, ये तीनों यात्री आपके चीन से आए थे। और ये मार्को पोलो, ये इटली से आया था। इन चारों से, और ये पांचवा, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाहियान चीन से आया था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रुका था। हुएनसांग भी चीन से आया था, ये हर्षवर्धन के दरबार में रुका था। इत्सिंग ये भी चीन से आया था, ये किसी की दरबार में नहीं रुका था, ये सीधा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय बिहार की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इत्सिंग से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यात्री था, चीनी यात्री, जो समुद्र के रास्ते आया था। तो उसका आंसर है इत्सिंग समुद्र के रास्ते आया था। बाकी ये दोनों यात्री भूमि के रास्ते आए थे, मध्य एशिया से होते हुए, जबकि इत्सिंग आपका इंडोनेशिया होते हुए समुद्र के रास्ते भारत आया था। मार्को पोलो के बारे में खास बात यह है कि यह एक यात्री होने के साथ साथ एक व्यापारी भी था, और ये उस समय का तमिलनाडु में जो पांड्य वंश था वहां पर रुका था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या फ्रांस से। तो ये बहुत सिंपल है, एकल नागरिकता की धारणा कहाँ से अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। और देखते हैं किस देश से क्या अपनाया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली अपनाई गई है, अमेरिका से मूल अधिकार अपनाए गए हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी अमेरिका से अपनाई गई है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा अपनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है। कोसिस्मल लाइंस, सीस्मो लाइंस, होमोसिस्मल लाइंस, आइसोसिस्मल लाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होमोसिस्मल लाइंस। होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। इसको हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं तो और हमें आसानी समझ में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए कोई 5 स्थान है पूरी दुनिया में। एक है जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भारत की राजधानी दिल्ली है, ये सऊदी अरब में रियाद है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ये वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर अगर हम इन सब को मिला दें एक रेखा के थ्रू, दिल्ली को टोक्यो से मिला दें, फिर दिल्ली को रियाद से मिला दें, रियाद को वाशिंगटन डीसी से मिला दें, उसके बाद इसी तरीके से हम दिल्ली को कैनबरा से मिला दें, तो ये सारी रेखाएं आप देख रहे हैं, इन्हीं को होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं। मतलब ये सारी लाइंस ये दिखा रही हैं कि इन 5 स्थानों पर एक ही समय में भूकंप आया है। मतलब आप घड़ी देखें, घड़ी में कोई टाइम मान लीजिए, हालांकि विश्व में तो उस समय अलग अलग टाइम होगा, लेकिन एक ही समय में ये सारी जगहों पर भूकंप आएगा, इसलिए इस लाइंस को कहते हैं होमोसिस्मल लाइंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। बर्लिन में, मॉस्को में, कराची में या सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका राइट आंसर है, गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था, लेकिन इसकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बाद में पंजाब वाले क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एक क्वेश्चन और इससे कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर है, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी। इसके अलावा और भी देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये बर्लिन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो बर्लिन रेडियो से ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया था। भारत में सामने सामने नहीं कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के समय। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए, यानी कि आईएनसी का जो अध्यक्ष बना जाएगा, अभी तक सर्वसम्मति से चुना जाता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवा दिया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे,
लेकिन गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया वो हार गए थे, इसलिए गांधी जी थोड़ा बुरा मान गए थे। और ये सुभाष चंद्र बोस हैं, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय भी था, तो धीरे से भारत से निकल जाते हैं, जर्मनी पहुंचते हैं हिटलर की सहायता लेने। तो उसी समय बर्लिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। और मास्को, ये मास्को रसिया की राजधानी है। कराची, तो कराची में आपका 1931 का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी इरविन समझौता लागू किया गया था। 1931 में ही तो हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो समझौता हुआ था दिल्ली में, इसलिए उसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वो समझौता लागू हुआ था कराची में 1931 में, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, शनि या शुक्र? तो इसका राइट आंसर है सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र आकार में पृथ्वी का जैसा होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह शाम ये दिखाई देता है। शुक्र ग्रह पर CO2 गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, और अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहाँ प्रेशर कुकर जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, तो उसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह पर होती है। और भी देखते हैं, बृहस्पति, ये बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका एक उपग्रह है गैनीमीड, वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो बृहस्पति है उसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, और ये साइज में इतना बड़ा है इसलिए इसको लघु सौर तंत्र की संज्ञा मिली हुई है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को कहते हैं। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि, तो शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं, यानी कि गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, महान लोबेस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उनका मॉडल पूछा जाता है या उनका लक्ष्य पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप सारी पंचवर्षीय योजनाओं को शॉर्ट में देख लेंगे। फिर भी मैं यहाँ सबका मॉडल बता दे रहा हूँ कि किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी महान लोबेस मॉडल पर आधारित थी, तीसरी जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, और चौथी गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर है महान लोबेस मॉडल पर आधारित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और PC महान लोबेस का जन्मदिन है जो 29 जून, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन है हमारे पास उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार जो है वो बुद्ध का समकालीन तो था ही, उसका मित्र भी था और उनका संरक्षक भी था। मतलब ये बुद्ध के समय शासन करता था, लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व। ये बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, और इसी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। तो बिंबिसार और अजातशत्रु इन दोनों की राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र है उदयन। इसी उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। फिर आता है ये महापद्मनंद कौन था? तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, और इसी नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो महापद्मनंद जो हैं वो पहला शूद्र था जिसका शासन भारत में कायम हुआ था, यानी कि अभी तक जितने वंश हुए थे वो सभी क्षत्रिय वंश के थे, जबकि जो महापद्मनंद था वो पहला ऐसा शूद्र था जो राजा बना था। इसलिए इसको 2 उपाधियां मिली हुई हैं। पहली उपाधि है सर्व क्षत्रांतक, यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, या इसको दूसरा परशुराम भी कहकर बुलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इसको फिगर के थ्रू देखते हैं हम लोग। ये है आपकी पृथ्वी, ये है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इसको हम लोग पहले पार्ट में अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात आती है कि क्षोभ मंडल सबसे तप्त भाग क्यों है। ऐसे एक क्वेश्चन तो आपको पता चल जाता है कि क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का सबसे तप्त भाग होता है। फिर ऑप्शंस को देखते हैं। यह सूर्य के निकटतम है, तो देखिए ये तो है आपका सूर्य यहाँ होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है। तो सूर्य के निकटतम तो ये नहीं है, सूर्य के निकटतम है आपका बहिर्मंडल वाला पार्ट, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसमें आवेशित कण है,
भले ही बने रहें आवेशित कण, आवेशित कणों का तप्त होने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, यही वाला आंसर सही है, क्योंकि सूर्य से ऊष्मा ऐसी आ तो जाती है फिर पृथ्वी से टकराकर यहीं बनी रहती है CO2 के कारण, तो यह पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाता है, यही वाला आंसर इसका सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। अगर इसमें ऊष्मा पैदा होती तो फिर सूर्य की आवश्यकता ही क्या थी, ये वाला आंसर भी गलत है, इसमें ऊष्मा पैदा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? 4th A, 4th B, 5th या 4th पार्ट में? तो संविधान के भागों से रिलेटेड एक मैं बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाला नहीं देखा है और अपनी नॉलेज को आप अच्छे डेवलप करना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो पर एक सरसरी नज़र मार लीजिए, जिससे आपका नॉलेज और अच्छा बेहतर हो सके। उसमें मैंने डिटेल में और शॉर्ट में दोनों तरीके से वीडियो में अच्छे से समझाया है। वो वाला वीडियो देखने के बाद आपको संविधान के भागों के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों वाला जो पार्ट है वो है आपका पार्ट 4th A, यानी कि चौथे का पार्ट। और ये वाला देखते हैं 4th B, तो 4th B नाम का तो कोई संविधान में पार्ट ही नहीं है, ये वाला गलत हो गया। इस 5th पार्ट में क्या बताया गया है? 5th पार्ट में बताया गया है संघीय कार्यपालिका के बारे में, और 4th पार्ट में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, 4th A में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? त्रिपुरा, अगरतला। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है, यही वाला सही जोड़ा है। बाकी देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये गुवाहाटी गलत है। असम, असम की कैपिटल है दिसपुर, तो ये वाला भी गलत है। नागालैंड, इसकी कैपिटल है कोहिमा, तो ये भी आपका गलत है। सही कौन सा है? केवल त्रिपुरा, अगरतला। ये अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये भी गलत है। नेक्स्ट है हमारा, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तमिलनाडु का, असम का, हिमाचल प्रदेश का या मणिपुर का? इसका राइट आंसर है असम का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लाखों सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं इस मंदिर का भ्रमण करने, यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं हम, तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में है और मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से? तो ये हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन बनता है हिडिंबा मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं भीम के बारे में, ये एक राक्षसनी थी जिससे भीम ने विवाह किया था, हिडिंब नाम के एक आदमी का वध करके। उसी की बहन थी ये हिडिंबा, तो हिडिंबा ने भीम से शादी की थी, तो उसी से रिलेट करके ये वाला मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और मणिपुर में कौन सा मंदिर है? मणिपुर में है इस्कॉन मंदिर, ये वाला एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नाम से तो ये अंग्रेजी लग रहा है, लेकिन इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। अगला है हमारा, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो इसका राइट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था, यानी कि J.A. हिक्की ने शुरू किया था। उस पेपर का नाम क्या था? उस पेपर का नाम था द बंगाल गजट। हालांकि 1780 में शुरू हुआ, लेकिन कंपनी सरकार ने इसको 1782 में बंद भी करवा दिया था। एक बार और मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, अगर द बंगाल गजट में से द शब्द हटा दिया जाए तो ये जो पेपर बचता है बंगाल गजट, ये पेपर शुरू किया था किसी भारतीय द्वारा शुरू किया गया पहला पेपर था ये, केवल बंगाल गजट। इसके अलावा और देखते हैं, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने निकाला था मिरात उल अखबार, ये इससे तो नाम से ही पता चल रहा है कि उर्दू अखबार है ये। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा निकाला था? इन्होंने 2 पत्र निकाले थे। कौन कौन से? केसरी और मराठा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केसरी जो था वो आपका मराठी लैंग्वेज में था और मराठा ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने कोई पत्र तो नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। इसके अलावा इन्होंने कर्नल सलीमैन के साथ मिलकर ठगी प्रथा भी बंद करवाई थी और बाल हत्या भी बंद करवाई थी देसी रियासतों के राजाओं के साथ मिलकर। तो काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका आंसर तो बेसिकली सबको पता होता है, इसका राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध का मतलब है आपके विपक्ष में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ना हो उस चुनाव में। जब कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा फिर तो आपको जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वोट तो डालना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप नोटा दबा के चले आए। उसके बैलेट पेपर में जो नाम दिए रहते हैं उसमें सभी नामों को भरना पड़ता है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। और जब एक ही व्यक्ति होगा उसमें तो सभी लोग फिर उसको वोट देना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से वो जीत जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर
कि जो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, ये अब तक के भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जनरली लोगों को पता नहीं रहता है इसके बारे में। और भी देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो ये ऐसे राष्ट्रपति हैं आपके 1992 से 97 तक रहे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और आई के गुजराल। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गए थे। उसके बाद आता है फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गए थे। तो है ना अजीब कॉम्बिनेशन, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पहले कार्यकाल के दौरान मरने वाले, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के दौरान मरने वाले। नेक्स्ट है हमारा, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? वायु दाब मापी, आर्द्रता मापी, ताप मापी और पवन वेग मापी। तो ये तो अंधा आदमी बता देगा कि पवन वेग को पवन वेग मापी से मापा जाएगा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। कभी कभी देवनागरी लिपि में ऐसे लिख के पूछ लिया जाता है एग्जाम में, फिर सिलेक्ट करना काफी टफ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है अनीमोमीटर। और भी देखते हैं किसको क्या कहते हैं। वायु दाब मापी को कहते हैं बैरोमीटर, आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर, ताप मापी को थर्मामीटर। नेक्स्ट है हमारा, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो ये उपाधि मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और उपाधि मिली थी हातिम सेकंड की। इसके अलावा देखते हैं इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को भारत में गुंबदों का पिता कहा जाता है। इसने अपने पुत्र महमूद की जो कब्र थी उस पर अपने हाथों से गुंबद बनाई थी और ये पहली ऐसी कब्र थी जिस पर मकबरा बनवाया गया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत या भारत में किसी भी कब्र पर मकबरा नहीं बना था। बाद में तो मकबरा बनवाने का फैशन ऐसा चला कि आप देखिए हर मुगल शासक के कब्र के ऊपर मकबरा बना हुआ है। इसके बाद है हमारा बलबन, तो बलबन से क्वेश्चन बनता है किस शासक ने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। उसके बाद है हमारा रजिया, तो रजिया जो थी वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम यानी कि पहली व आखिरी महिला मुस्लिम शासका थी। आपने एक फेमस गाना भी सुना होगा अक्षय कुमार का है कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो सेम वो गाना ऐसी कंडीशन पे बना है कि रजिया को हिंदू डाकुओं ने ही मारा था इसके प्रेम संबंधों के कारण। एक अल्तुनिया नाम का राजा था, वो भी इससे प्यार करता था, और एक याकूत नाम का था अबिसिनिया युवक, उससे रजिया प्रेम करती थी। तो काफ़ी अच्छा लव ट्रायंगल बना। इसकी स्टोरी कभी बाद में बताऊंगा मैं, यहाँ पर हौस पौस हो जाएगा सब, हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि उस समय की लोगों की जो सोच थी वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला उन अमीर सरदारों पर या पूरे साम्राज्य पर राज करे, इसलिए बहराम शाह ने इसको मरवा दिया था। हालांकि इसका जो पिता था इल्तुतमिश, रजिया का पिता, वो यही चाहता था कि रजिया गद्दी पर बैठे, लेकिन इसने ज़्यादा शासन नहीं कर पाया और रजिया को मरवा दिया गया। एक और अन्य महिला शासका थी जो उससे पहले हुई थी, रुद्रांबा देवी, वो आपके आंध्र प्रदेश वाले एरिया में हुई थी। उनने कभी स्वीकार नहीं किया था कि वो महिला हैं। जितने भी उनके अभिलेख हैं, जो भी वो ड्रेस पहन के दरबार में बैठती थी, वो पुरुष की वेशभूषा में बैठती थी, जबकि जो रजिया थी वो महिला शासका के रूप में दरबार लगाती थी। इसलिए जो अमीर लोग थे, अमीर सरदार थे उस समय के, वो सब लोग इससे जलते थे और इसको मरवा दिया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? WTO, IMF, RBI या सेबी? तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो विदेश की संस्था है, इसका भारत से क्या लेना देना। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये भी विदेश की संस्था है, ये भी भारत में नियम नहीं बनाएगी। उसके बाद है आपका RBI और सेबी। RBI है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है वह केवल प्रतिभूति बाजार को कंट्रोल करती है, जबकि जो RBI है वो जितने भी पैसे से रिलेटेड काम है वो करती है। तो इसका राइट आंसर है RBI। अब ये रेपो दर होती क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसे जो बैंक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, RBI, PNB, ICICI, इन सबको कभी कैश की जरूरत पड़ जाए और इनके पास कैश ना हो तो ये सब जाते हैं RBI के पास और उससे उधार लेते हैं, और जिस दर पर उधार लिया जाता है उसको कहते हैं रेपो दर। नेक्स्ट है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो एक मैं चीज बताता हूं आपको, जब भी निर्णायक मत देने की बात आ जाए तो उसका आंसर होता है हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष। और दूसरी बात, ये संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है
वो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्षता करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष ना कहकर सभापति के नाम से बुलाया जाता है। और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और ये वाला है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, ये सत्ता दल का नेता होता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो विश्वव्यापी तापन है जो ग्लोबल वार्मिंग, अगर वो ज़्यादा होगी तो हमारे जो हिमालय पे ग्लेशियर हैं, दुनिया की अन्य पहाड़ियों पर जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। जब पिघलेंगे तो ग्लेशियर से नदी निकलती है, नदी के भी स्तर में वृद्धि होगी, नदी जाके समुद्र में गिरती है, तो फलस्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, ये वाला ऑप्शन सही है। फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो जो आपकी गेहूं की फसल है और अन्य फसलें हैं जिन्हें सर्दी का मौसम चाहिए होता है डेवलप होने के लिए, सर्दी नहीं होगी तो वो फसलों का स्वरूप भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वो वाली फसलें कम उगेंगी। और तट रेखा में परिवर्तन, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो आपका जो मुंबई जैसा महानगर है तटीय इलाके पर बसा हुआ, तो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, केवल मुंबई ही नहीं, विश्व में जितने भी आपके तटीय इलाके हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, सबका जल स्तर बढ़ेगा तो वो सब भी डूबने का खतरा वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से? तो अजंता की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध की जो पिछले जन्म की कहानियां हैं उन सब की चित्रकारी आपको अजंता की गुफाओं की दीवारों पर मिल जाएगी। इसके अलावा और दो गुफाएं हैं इसी तरीके की महाराष्ट्र में जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो है आपकी एलोरा और एलिफेंटा। तो एलोरा की गुफाएं हैं वो आपकी किस धर्म से संबंधित हैं? वो आपकी 3 धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। और ये आपका जो एलोरा और अजंता है ये दोनों पड़ता है आपका औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। जबकि जो एलिफेंटा है वो एलिफेंटा द्वीप पर पड़ता है, मुंबई के पास है ये द्वीप। एलिफेंटा किससे संबंधित है? तो एलिफेंटा हिंदू धर्म से संबंधित है, यहाँ पर शिव जी की विशाल मूर्ति है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग या वित्त मंत्रालय? तो उसका राइट आंसर है वित्त आयोग करता है। और भी देखते हैं हम लोग, योजना आयोग, ये योजना आयोग तो अब खत्म हो चुका है, इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। चुनाव आयोग, इसका काम है केवल निष्पक्ष चुनाव करवाना। और वित्त मंत्रालय, तो ये तो बिल्कुल हिस्से का निर्णय नहीं करेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय में वही पार्टी के लोग होंगे जो समय सत्ता में होगी। अगर ये निर्णय करने लगा तो मान लीजिए कहीं विपक्षी पार्टी के किसी राज्य में सरकार है तो उसको तो ये धन बिल्कुल देगा ही नहीं। तो सही आंसर कौन सा है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, ना कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? फसल पट्टी उगाना, समोच्च जुताई, आश्रय पट्टी या वनीकरण? देखिए फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? वनीकरण ही तो कहते हैं, बहुत सिंपल है। ये हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए फॉरेस्टेशन, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं उनसे मिट्टी बन जाती है और जब बाढ़ आती है तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इसके अलावा आपकी फसल पट्टी उगाना, समोच्च जुताई और आश्रय पट्टी, इनसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मिट्टी का कटाव इनसे होगा। चाहे आप कोई भी फसल पट्टी लगा लीजिए या जुताई कर दीजिए या आश्रय पट्टी लगा दीजिए, तब भी मृदा का कटाव नहीं रुकेगा। तो इसका राइट आंसर है वनीकरण। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर ने, अशोक ने, शेरशाह सूरी ने या समुद्रगुप्त ने? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और सिंपल भी है। इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी वही व्यक्ति है जिसने मुगल वंश का क्रम बिगाड़ दिया था। इसने हुमायूं को खदेड़ दिया था दिल्ली से और उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया था, और इसी ने बनवाया था आपका ग्रांड ट्रंक रोड। अब देखिए ये नाम है जो, ये तो इंग्लिश में है, जबकि इसके समय में तो अरबी फारसी चलती थी। फारसी जो थी वो मुगलों की राजभाषा थी, तो ये उस समय तो इंग्लिश थी ही नहीं यहाँ पर, फिर इसका नाम इंग्लिश में कैसे रख दिया? तो इससे पता चलता है कि ग्रांड ट्रंक रोड बाद में रखा गया। इससे पहले इसका क्या नाम था जब ये बना था? तो इसका नाम था सड़क ए आजम। फिर बाद में अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर लिया और इस सड़क ए आजम का नाम रख दिया ग्रांड ट्रंक रोड। ये सड़क ए आजम थी, ये कोलकाता के सोनार गांव से लेकर
पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। फिर उसके बाद जब हम लोग आज़ाद हो गए तो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि ये हमारी सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड, हम कोलकाता से हम वाहन लेके जाएंगे और आपके पाकिस्तान के पेशावर में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। क्यों घुस जाएंगे? क्योंकि हमारी सड़क बनी हुई है, ग्रांड ट्रंक रोड बना हुआ है, सड़क आजम बनी हुई है। तो ऐसा भी नहीं है। तो ग्रांड ट्रंक रोड है वो अब सड़क एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि आपकी केवल जम्मू कश्मीर से सोनार गांव तक वाला हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। इसलिए अब हमने उसका नाम बदल के कर दिया है NH1 प्लस NH2, यानी कि नेशनल हाईवे फर्स्ट और नेशनल हाईवे 2। ये दोनों मिलकर आपके सोनार गांव से जम्मू कश्मीर तक का हिस्सा कवर करते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो आप बता दीजिए, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो व्यक्ति सांसद ना हो उसे क्या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मंत्री नियुक्त, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, यदि संसद उस नियुक्ति का अनुमोदन कर दे। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि संसद तो अनुमोदन कर ही देगी। मान लीजिए कोई सत्ता पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत गई है, अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना देती है जो संसद का सदस्य नहीं है, और बात आए अनुमोदन करने की तो भारी बहुमत से उसका अनुमोदन भी कर देती है। तो ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति मंत्री बन जाएंगे जिन्हें लोगों ने नहीं चुना है। ये वाला ऑप्शन गलत है। केवल एक ही तरीके से संसद का सदस्य बना जा सकता है, वो तरीका है आपका चुनाव, यानी कि उसको संसद के 6 महीनों के भीतर उपचुनाव के द्वारा संसद का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट है हमारा, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है, जो कि भारत से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, यह है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। इस पे मैंने अच्छे से एक वीडियो कवर किया हुआ है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है और किसको वो हटा नहीं सकता। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो वाला, तो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको सारी जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति द्वारा वो एक जगह पर मिल जाएंगी, और साथ साथ में ये भी पता चल जाएगा किसकी नियुक्ति वो कर सकता है और किसको हटा नहीं सकता बाद में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति तो गलत हो जाएगा। फिर बात आती है संसद की, तो इसका राइट आंसर यही वाला है, संसद हटा सकती है। और ये वाला देख लीजिए, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद तो बिल्कुल नहीं हटा सकती, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद का मतलब है सत्ता दल के जो मंत्री होते हैं उन्हीं का समूह मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अगर उनके अनुरूप इन लोगों ने फैसला नहीं किया, तो अगर उनके हाथ में होता तो वो तो पक्का हटा देंगे। और बात आती है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं हटा पाएगा। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, उस मामले में 3 या 5 जजेस की बेंच बैठी, या 7 जजेस की बैठी, या 9 जजेस की बैठी, और उस बेंच में एक ये भी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसने किसी निर्णय पे फैसला दिया पक्ष में और बाकी न्यायाधीश ने दिया विपक्ष में, तो फिर इसको गुस्सा आ जाएगी, रुको बेटा तुमने गलत निर्णय दिया, हमारे विपक्ष में निर्णय दिया, अभी मैं तुमको हटाता हूँ। तो इस तरीके से न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी पूरी। तो ये भी नहीं हटा सकता। हटाने का काम केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कवर किए और उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्कस किया, जिससे हमारा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप हमें किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग यही होगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके से हम डेली एक शेयर करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।